वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच की एक और धमाकेदार क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन बैच में जो हमारी क्लास होगी वो रहेगा सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 33। अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया अब तक की क्लास में तो टॉपिक का टाइटल डालिए सिलेक्शन बैच 2020 बाई आरएस सर लगाइए और वो टॉपिक आप सर्च करिए, तुरंत से आपको यूट्यूब पे वो टॉपिक मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलिजन पार्ट 1, यानी यहाँ पे अपन कोलिजन के जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करने जाएंगे। और उसकी पहली क्लास है, यानी कोलिजन की कम से कम अपनी 3 क्लासें होगी, 2 कॉन्सेप्ट और 1 प्रैक्टिस की। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो क्लास है कोलिजन पार्ट 1, उसी पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन बैच में कोलिजन पार्ट 1। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि मैंने कहा था यही हमारा मोटिवेशन है, आप ही का हमारा जो सपोर्ट आपको सपोर्ट हमें जो मिलता है उसी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, वही हमारे लिए इंजेक्शन है। तो आज की क्लास शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट विजुअल इफेक्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। संगत कोलिजन टाइटल आप डाल सकते हैं अपने नोट्स में, लेकिन लाइव क्लास के दौरान नोट्स ना बनाएं, केवल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। नोट्स बाद में बनाइएगा आराम से, अभी पूरा फोकस क्लास पे समझने में, क्योंकि समझ में आएगा तो नोट्स भी बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी। इसी में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो कोलिजन जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, ये कोलिजन एक्चुअल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है। नमस्ते, जय हिंद बेटा, नमस्ते। यस, तो ये कोलिजन एक्चुअल में होता क्या, भाई सीधी सी बात है। कोलिजन का मतलब है टक्कर, और टक्कर का मतलब है भिड़ जाना। ठीक है, टकरा जाना, मतलब बात है कि सर मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं और अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, भाई ऐसे अपने आप तो संपर्क में आएंगे नहीं, या तो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में दूसरा आके उसको हिट करेगा, या दूसरा रेस्ट में पहला आके उसको हिट करेगा, या दोनों ही एक साथ आके एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे। वो बात हम आगे करने वाले हैं। तो संगत एक ऑब्जेक्ट आके टक्कर करके दोनों चिपक के आगे जा रहे हैं, ठीक है, टकरा के एक वापस जा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कोलिजन में हम क्लियर करेंगे टेबल के साथ में, पॉइंट टू पॉइंट। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कोलिजन की, टक्कर की। एक डायग्राम आप यहां पे देख रहे होंगे, थ्योरी की बात बाद में करेंगे, वो नोट्स का काम है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट के साथ। एक बॉल है जिसको सामने रखा हुआ कोई कार्डबोर्ड है या लकड़ी है या कोई गद्दा है, इसे मान लीजिए फॉर्म है। ये बॉल जाके उसे हिट करता है और उस कार्डबोर्ड के साथ चिपक के उस कार्डबोर्ड को या जो फॉर्म का गद्दा है उसको आगे की तरफ लेके चला जाता है। ये चिपक के आगे जा रहा है, ये बॉल इसके अंदर फंसी हुई है, देखिए यहाँ पे ये फंसी हुई है, और फंसने के बाद दोनों एक साथ आगे की तरफ चले जा रहे हैं। ये बॉल टकरा के वापस भी आ सकता था। मान लीजिए ये फोम का गद्दा है और जिसमें ये बॉल जाके फंस गई और उसको आगे की तरफ लेके जा रही है। ये जो कोलिजन है, कौन सा प्रकार का कोलिजन है, प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ है, वो हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए इधर मैंने क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक पार्टिकल आपका जो सब्सटेंस है, पदार्थ ऑब्जेक्ट है, वो हो सकते हैं। आपस में टक्कर अथवा अन्योन्य क्रिया संगत कहलाती है, जिसमें प्रत्येक एक शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए, बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है। जब उनके बीच में टक्कर होता है बूम करके, तब उस समय जो अप्लाई करता है फोर्स वो वहां पे लगेगा बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए। और सबसे अहम सवाल है, ये चीज हमें जो नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व रहता है और यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एनर्जी कब कंजर्व रहता है, मोमेंटम कब रहता है, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन हम फिलहाल के लिए ये दोनों बात बोल रहे हैं कि कोलिजन में, टक्कर में एनर्जी भी और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। लेकिन कौन कब रहता है कंजर्व, इसकी बात हम इसके टाइप्स में करने वाले हैं, इसके प्रकार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो चार्जर लगा देना लैपटॉप का, बैग से निकाल के, ठीक है, बैग में चार्जर है। तो ये अहम सवाल अपना यहाँ पे जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर अपन यहाँ पे कोलिजन की बात करें, टक्कर की बात करें, तो क्या इसके लिए एक दूसरे का मिलन होना जरूरी है, यानी टक्कर होने के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे से टकराएं। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सेट किए ताकि आपका जो थ्योरी है थोड़ा सा चेंज हो, कि टक्कर होने के लिए तो मिलना बहुत जरूरी है,
लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको करके बताने वाला हूं जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा था, क्या कि टक्कर होने के लिए मिलान जरूरी है या मिलना जरूरी है या नहीं, ये बात आपको यहां पर देखना है। समझिए, सबसे पहले ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम पे एक बार फोकस करिए, उसके बाद में बाकी बात करते हैं। यहां पे इस बंदे ने क्या किया है, ये आपकी जो गेम है बिलियर्ड्स की जो बॉल है इनको हिट कर रहा है, और इसमें देखिए ये इस बॉल को हिट करेगा, ये बॉल आके रेड कलर की बॉल को हिट करेगा, ये यहां पे टकरा के बॉल वापस जा रहा है और ये अंदर जाके गिर रहा है वहां पे, राइट। क्या हो रहा है एक्चुअल में, कैसे हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कैसे हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इस बॉल ने जब उसने उस बंदे ने उस बॉल को हिट किया तो बॉल आके दूसरे बॉल को हिट किया और दूसरा बॉल आके जाके वहां पे गिर रहा है, कोने में जाके मिल रहा है। कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, एक्चुअल में टक्कर हुआ। यहां पे एग्जांपल मैंने ऊपर दिया है। नंबर 2, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, रदरफोर्ड एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसके ऊपर बात कर रहे थे, उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था आपको पता है, उसको लगा था कि जो अल्फा पार्टिकल है वही उसको मारने के लिए वापस दौड़ रहे हैं, 180 डिग्री वाला, याद है, लाखों अल्फा पार्टिकल उसने गुजारे थे स्वर्ण पत्र से, है ना, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल उसी की तरफ दौड़ के भी आया था मारने के लिए उसको। समझ में आ रहा है, मैं उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, ये अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स है जो यहां से एक स्वर्ण पत्र से गुजर रहा है, और देखो डायरेक्शन देखिए, देखिए अलग, कुछ इधर जा रहे हैं पार्टिकल, कुछ उधर, कुछ इधर, और यहां पे लिखा हुआ है एक लाइन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा विक्षेपित होता है अल्फा पार्टिकल, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे थे, जिसको अपन टक्कर करवा रहे थे। और उसने क्या कहा, परमाणु का अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट एटम का खोखला है, उसका टोटल मास एक छोटे से पॉइंट पे रखा हुआ है, केंद्रित है, जिसने उसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। ये सारी चीजें हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डील करेंगे डेप्थ से, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों इसको समझा रहा हूं, आप मुझे ये बात बताओ, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये स्टेट जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, जैसे मान लीजिए ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे इधर से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है साहब, ये वाला, ये इधर जाएगा इधर चला गया, ये इधर जाएगा इधर चला गया, क्या अल्फा पार्टिकल की टक्कर हुई, नहीं, फिर भी इसने अपना पथ चेंज कर लिया। यहां पर देखिए ये अल्फा पार्टिकल, ये कुछ इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, बिना टकराए, जबकि इसका मान लो न्यूक्लियस यहां पे बीच में था, जो लाखों में एक अल्फा पार्टिकल उससे जाके टक्कर कर रहा है। तो क्या टक्कर, कोलिजन होने के लिए पार्टिकल का मिलना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, ये थ्योरी आज से चेंज कर देना। एक बार मैं एग्जांपल पढ़ देता हूं, संकट दो पिंडों के मध्य भौतिक संपर्क, उनका कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए जब दो बिलियर्ड्स की जो बॉल है मध्य संकट होता है तो वे भौतिक संपर्क में आती है, फिजिकल कांटेक्ट में आती है, ठीक है, देख रहे होंगे आप। लेकिन अल्फा पार्टिकल किसी भी नाभिक के मध्य संकट नहीं होता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात किया है, वहां पे फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होता है। क्लियर है बेटा डाउट, यहां पे डाउट क्लियर है दोनों एग्जांपल के साथ में। प्रैक्टिकली मैंने कहा कोलिजन चैप्टर पढ़ाऊंगा, विजुअल इफेक्ट के साथ एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, क्लास में याद कराऊंगा। शर्त ये आपका फोकस क्लास पे हो, नोट्स बनाने में नहीं, क्लास के दौरान नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, क्लियर है। यस सर, जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओके यस। देखिए संकट में ऊर्जा और यहां पे एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हो रही है। अभी अभी हमने बात किया किसी भी प्रकार का कोलिजन हो वहां पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, लेकिन कौन कब कंजर्व रहता है उसकी बात अपन आगे यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पॉइंट में लेकर आ रहा हूं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। हर बार सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, और आपने एक बात याद करके रखी है, सर किसी भी प्रकार का कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, चाहे वो प्रत्यास्थ हो, इलास्टिक हो, इलास्टिक हो, परफेक्ट इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, यह चीज आपने याद रखी होगी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया, संवेग हमेशा संरक्षित कैसे रहेगा, ये बात अपन करने वाले हैं। आप मुझे बताओ, जब ये बॉल आपको नजर आ रही है, जरा गौर से देखिए, जरा गौर से इनको देखिए, दोनों बॉल पास में आ रही है, कोलिजन हुआ, दूर जा रही है, टकरा के दूर जा रही है। सबसे पहला सवाल यहां पे, जब इनके बीच में कोलिजन हुआ, जब इनके बीच में टक्कर हुआ, तो जो फोर्स लगा, टक्कर यहां पे हो रहा है इनके बीच में कोलिजन, गौर करिए, ये कोलिजन हुआ, तो वो जो टक्कर हुआ, जो बल लगा अल्प समय के लिए, लेकिन वो फोर्स बहुत ज्यादा था,
किसके कंपैरिजन में? वो फोर्स किसके कंपैरिजन में ज्यादा था? जो आपके एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, उनके कंपैरिजन में। ये जो टक्कर के दौरान जो फोर्स अप्लाई हुआ इन दोनों पे, वो आपके एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। एक बार मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, शायद आपको डेप्थ में समझ में आए, उसके बाद में इस डायग्राम की बात करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा। संकट में यानी टक्कर में, कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कौन से? जब ये बॉल लुढ़कता हुआ आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर घर्षण बल लग रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों बलों की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शन फोर्स गणना में काउंट नहीं किए जाते हैं, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, इनका कोई रोल नहीं लिया जाता कोलिजन की कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि सूक्ष्म टाइम इंटरवल डेल टी में लगने वाले बल संकट के लिए उत्तरदायी, टक्कर के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स, औसत आवेगीय बल, जो आपका इंपल्सिव फोर्स है, आवेगीय जो बल है, इंपल्सिव जो फोर्स है, वो उसका परिमाण जो बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है। जो टक्कर के दौरान जो बल लगता है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि आवेगीय बल, इंपल्सिव फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, वो उनकी खुद की एनर्जी है जब उनके बीच में आके टक्कर हो रही है, ये इनका इंटरनल फोर्स है। जो इंपल्सिव फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, अतः निकाय का खुद के बल लग रहे हैं, वही टक्कर कर रहे हैं, वही उसको दूर लेके जा रहे हैं, और वो उसके अंदर है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, वो खुद ही के इंपल्सिव फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, और उन्हीं की वजह से आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस कहानी के पीछे एक बार मैं इसको रफ कर दे रहा हूं पूरा। इस कहानी के पीछे जरा समझिए, इसी की बात कर रहे थे। इस कहानी के पीछे पूरा का पूरा ये पॉइंट आपका डिस्कस करने जा रहा था मैं। इसके पीछे ये कहानी आपको समझ में आनी है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व क्यों रहता है। ये रीजन था आपका, शायद फील आया होगा, समझ में आया होगा कि संवेग हमेशा संरक्षित क्यों रहता है। क्योंकि संवेग के दौरान जो एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसके इंटरनल फोर्स, इंपल्सिव फोर्स जो इंटरनल फोर्स है, उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, तो उनका इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और खुद के बल है वो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स की वजह से ये इंपल्सिव जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, इसकी वजह से उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बॉल आके टक्कर कर रही है, टकरा के दूर जा रही है, तो यहाँ पे जो टक्कर के दौरान जो बल लगा वो आपका इंटरनल फोर्स है, आपका इंटरनल इंपल्सिव फोर्स है, और इसी वजह से आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा सुरक्षित रहता है। बताइए, क्लियर है बेटा सभी का? क्लियर है सभी का? यस यस, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। भैया एनर्जी कंजर्व तो रहती है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कंडीशन बोले तो ये कि हमेशा जो आपका एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहता। जैसे अपन अभी आगे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, जो हमेशा सुरक्षित नहीं होता। टाइप्स ऑफ कोलिजन में, टक्करों के प्रकार में। तो सबसे पहला सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण कैसे होता है? संकट में कुल ऊर्जा भी सदैव सुरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा में सभी ऊर्जा के रूप जैसे मैकेनिकल है, इंटरनल है, हीट है, या रेडिएशन है, या यहां तक कि द्रव्यमान ऊर्जा भी समाहित होती है। ये अलग अलग टाइप्स में एनर्जी का लॉस हो जाता है, लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें वो वहां पे सुरक्षित रहती है। जब दो ऑब्जेक्ट आके एक दूसरे से टकराते हैं बूम करके, तो उस दौरान कुछ हीट के रूप में, कुछ साउंड के रूप में एनर्जी लॉस होता है ना। वो एनर्जी, उसके अंदर से जो एनर्जी उसी में से कम होता है, तो एनर्जी कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी हमेशा सुरक्षित वहां पे रखा जाता है या रहता है। ठीक है? यस सर। यहां पे देखिए, गतिज ऊर्जा संरक्षण पर आधारित
संघट के प्रकार, गतिज ऊर्जा संरक्षण पे आधारित संघट के प्रकार, यानी यहां पे सिंपल सा लॉजिक है जिसके बारे में मैंने यहां पे बात किया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है, गतिज ऊर्जा कंजर्वेशन जो संरक्षण है काइनेटिक एनर्जी का, उसके बेस पे यहां पे अपन टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सेकंड आपका इलास्टिक कोलिजन और थर्ड आपका परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से बहुत तगड़े तगड़े सवाल हम बना के तैयार करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में जय हिंद लिख देंगे जोश के साथ में, और अगर क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो उनको भी एक बार बुला के ले आइए, मजा आ जाएगा कमेंट सेशन में, ठीक है। यस, ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहला कोलिजन आपका नंबर 1 है पूर्णतः प्रत्यास्थ, नंबर 2 अप्रत्यास्थ और तीसरा आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। इस प्रकार के टक्कर में जो टक्कर होती है, टक्कर के दौरान मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, मैं टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, यानी मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इस प्रकार का टक्कर अगर होता है तो वह पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर वहां पे काइनेटिक एनर्जी समान रहे यानी एक जैसा रहे, वो कंजर्व रहे, तो वहां पे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगा। एक्चुअल में यहां पे मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, यहां पे संवेग भी संरक्षित रहता है। काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम बता रहे इसलिए मैंने मोमेंटम नहीं लिखा यहां पर। दूसरा इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। इस प्रकार के कोलिजन में जो टक्कर होता है, टक्कर के बाद में टक्कर से पहले की ऊर्जा है उसके इक्वल नहीं रहती, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, और इसीलिए इसको इलास्टिक कोलिजन अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। जय हिंद बेटा, ओके। यहां पे काइनेटिक एनर्जी का कोई कंजर्वेशन नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा प्रकार का कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और इस प्रकार के टक्कर में क्या है, यदि संघट के पश्चात दोनों पिंड आपस में चिपक जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इधर से एक बुलेट फायर किया है, वैसे उसका एग्जांपल आपको अभी आगे में दिखा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक बुलेट मैंने फायर किया है और ये कोई कार्डबोर्ड है, ये बुलेट आया, इसमें टकराया और टकरा के इसके साथ में ही आगे बढ़ गया। यानी जब भी कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चिपक के आगे चले जाएंगे। इस प्रकार का कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो टक्कर के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में चिपक कर आगे बढ़ते हैं समान वेग के साथ, जिसको कह सकते हैं आपका कॉम्बाइंड वेलोसिटी, दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो टक्कर होगा वह पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता है, केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर, शाबाश, वाह, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे आते हैं। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं, अभी मैं इसके बारे में, अभी अपन ट्रेलर देख रहे हैं, मूवी अभी इसका आगे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहां पे जब कंपैरिजन आ गया है तो बता देता हूं। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने अभी डिस्कस ही नहीं किया है, पहले आप इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं। तो ये टेबल आ गई है इसलिए बता रहा हूं, बाकी पूरा डील हम इससे आगे करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 हमारा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू 1 होगा। अगर प्रत्यावस्थान गुणांक की बात करें नंबर 2 अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इसके लिए इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, याद रखिए। और नंबर 3 आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चिपक के आगे चला जाता है, और उस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0 हो जाता है। कंपैरिजन क्लियर है? परफेक्टली प्रत्यास्थ टक्कर, यहां पे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, ई का वैल्यू 1, अप्रत्यास्थ टक्कर है 0 और 1 के बीच में, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, देन ई का वैल्यू 0, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक करके चिपक के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लियर है बेटा? यस। देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसकी डायमेंशन वो सारी कहानी हम आगे देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं घबराओ। तीसरा पॉइंट हमारा कंपैरिजन का,
इसकी बात हम करने जा रहे हैं। कंपैरिजन का तीसरा पॉइंट क्या, कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल है ना, मतलब फाइनल और इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रह पाती है। एक्चुअल में होता है क्या, वहां पे एनर्जी लॉस होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट आके दूसरे ऑब्जेक्ट से टक्कर करता है और बूम करके आवाज आती है, साउंड आती है, वहां पे हीट निकलती है, गर्म हो जाता है वो ऑब्जेक्ट जब टक्कर होता है, तो किसी भी ना किसी फॉर्म में एनर्जी वहां पे लॉस हो जाता है। और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो अदर किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, उसका लॉस, उसकी हानि होती है। ठीक है सर, देखिए ओके। अगला पॉइंट आता है आपका इधर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ जो टक्कर, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पूर्णतः नष्ट हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, एक ऑब्जेक्ट आया और टकरा के टोटल अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट रस्ट में ये इधर से आगे से टक्कर करता है और टक्कर करने के बाद दोनों चिपक के आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली उसको खो देगा, नहीं, ध्यान दें। वरन ये है गतिज ऊर्जा के यथासंभव हानि, लॉस हो जाता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे रफ्तार से टक्कर करता है और टक्कर होने के बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाता है, 15 का लॉस हो गया। लेकिन अभी तो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, लेकिन संवेग संरक्षित है आपका, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इसमें मोमेंटम भी है और काइनेटिक एनर्जी है, इसमें केवल मोमेंटम है, इसमें केवल मोमेंटम है आपका। ये कंपैरिजन आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, यस। अरे सर जी एग्जाम्पल से कैसे क्लियर होगा, अभी देखिए मजा आएगा जबरदस्त। सबसे पहले पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः आपका इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का एग्जांपल देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है, आणविक कणों के मध्य का टक्कर, यानी कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल। जो एटॉमिक पार्टिकल, अगर आपको कोई पूछ ले कि एटॉमिक पार्टिकल में कौन सा कोलिजन होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एटॉमिक पार्टिकल जो है, आणविक कण है, उसमें पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है, यानी वहां पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे, क्योंकि वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। एक एग्जांपल और मैंने नीचे नोट किया है, पृथ्वी से टकराने के पश्चात किसी गेंद का समान वेग से वापस उछल जाना। वो एक रबर वाली बॉल नहीं आती छोटी सी, अब उसको पता नहीं क्या नाम देते हैं, मुझे नहीं आइडिया, उसको बहुत छोटी आती है, उसको जिस हाइट से गिराते हैं और गिरा के वापस वो उसी हाइट तक पहुंच जाती है। वो कब पहुंचेगी, जब वो जिस वेग से गिर रही थी उसी वेग से ऊपर की तरफ अगर उछलती है तो। और यही बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखना है। जितना वेग पहले गिरने पे था उतना वेग वापस उछलने पे होना चाहिए। तो ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, पृथ्वी से टकराने के पश्चात कोई भी गेंद हो, लेकिन उसका वेग पहले के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकती है। ये तो हो गया प्रत्यास्थ टक्कर का, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब आता है इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर आपकी स्क्रीन पर है, और ये मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूं। जो बिलियर्ड वाला एग्जांपल था, बंदा बीट कर रहा था बॉल को, वैसे बिलियर्ड की दो गेंदों के मध्य का टक्कर, संगत टक्कर होता है। टकरा के एक बॉल इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, किधर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बॉल आपस में चिपकती नहीं है। याद रखना इस बात को, वो बॉल आपस में चिपकती नहीं है, ये अप्रत्यास्थ टक्कर है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये इलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अभी बताऊंगा मैं, एग्जांपल पे आऊंगा, 1 by 1 फील होगा आपको, ध्यान दीजिए। और दूसरा एग्जांपल, सड़क पे कोई दो वाहनों का टक्कर हो जाना, उसमें अधिकतर टक्कर इसी श्रेणी में आते हैं। टक्कर होके कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे की तरफ उछल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैक्सिमम जो आपके कोलिजन होते हैं, अधिकांश जो टक्कर होते हैं, वो इसी सीरीज में अपने आप को काउंट करते हैं, इसी सीरीज में अपने आप को बना के रखते हैं, जिसके बारे में यहां पर मैं कर रहा हूं। ठीक है बेटा,
यस। अब अपन यहाँ पे बात करें तीसरा एग्जाम्पल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ध्यान दीजिए एक बार। इधर से मान लीजिए ये अपने पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इधर से हमने एक बुलेट फायर किया है, ठीक है, ये अपना कार्डबोर्ड है, इधर देखिए ये अपना एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पे आके इधर से एक बुलेट हिट करता है और जैसे इसको हिट करता है ये इसमें फंस गया, धस गया और अब इस कार्डबोर्ड को साथ लेके आगे की तरफ जा रहा है, ये स्टिक कर गया, इसके साथ चिपक गया है, इसमें फंस गया है। सेम लॉजिक यहाँ पे, ये एक मान लीजिए कोई टारगेट है, इस टारगेट पे इधर से एक एरो आके मतलब टकराता है और कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद में उस टारगेट को लेकर ये आगे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व्ड है, केवल और केवल संवेग संरक्षित है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एरो आगे से टक्कर करेगा और आगे चला जाएगा, स्टिक कर जाएगा यानी चिपक जाएगा। यहीं पे ऐसा बोला है कि बंदूक की गोली जो बुलेट है गन का वो किसी लकड़ी के गुटके में जाके फंसती है और उसके बाद में आगे की तरफ चली जाएगी, मोशन करेगी यानी स्टिक कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बनेगा पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। यहां तक एक बार सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में यहां तक मैं रेस्पॉन्स आऊंगा, जो अब तक पढ़ाया है वो क्लियर है। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं फटाफट से, जल्दी से। क्लियर है बेटा? ओके, यस, ओके, चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जबरदस्त धमाकेदार स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। माना दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो गोले हैं जिनकी बात कर रहा हूं मैं, दो स्पेयर है मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट है, दो पिंड है। पहले का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, दूसरे का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले की स्थिति यह थी, ठीक है, इनकी शकल सूरत आप देख लो। आफ्टर कोलिजन जब टक्कर होता है, पहले का मास m1 है, अभी भी m1 है, दूसरे का मास m2 है, अभी भी m2 है, बट आफ्टर कोलिजन जिसका वेलोसिटी u1 था उसका वेलोसिटी v1 हो गया, जिसका वेलोसिटी u2 था उसका वेलोसिटी v2 हो गया। ये आफ्टर कोलिजन का कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन का कंडीशन है। यही चीज मैंने ऊपर समझाई है, लेकिन मैंने एक चीज आपको नोट करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि u1 ग्रेटर देन u2, ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है u1 ग्रेटर देन u2? क्यों भैया? इसका आपने कभी सोचा ऐसा क्यों लिखना जरूरी हो गया है? ऐसा क्यों लिखना जरूरी हो गया है? यस सर, ऐसा क्यों लिखना जरूरी हो गया? कोई बच्चा मुझे बताएगा? क्योंकि इनके बीच में कोलिजन होने के लिए, अरे भाई इस गोले को इसके पास आना पड़ेगा ना। वो पास कब आएगा? जब उसका खुद का वेग आगे वाले से वेग ज्यादा होगा तभी तो। इसलिए मैंने u1 ग्रेटर देन u2 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ये आपका देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। पूर्णतः प्रत्याश संगत टक्कर में मैंने ये चीज जो यहाँ पे बताई है वो यहाँ पे लिखी है, ताकि आप अपने नोट्स में नोट कर सको। बाकी जनरल चीज पता है कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 m2, वेलोसिटी u1 u2, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, मास m1, वेलोसिटी जिसका u1 था v1, मास m2 अभी भी है, वेलोसिटी u2 था, अभी वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन। हाँ, u1 ग्रेटर देन u2 है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको लिख दिया है। मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे कोई आपका डाउट नहीं बचना चाहिए, जो मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे आपको कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो कि यहाँ पे एक बड़ा सा बुलेट है, बड़ा सा सॉरी गोला है, स्पेयर है, और एक छोटा स्पेयर है जिसको आके टक्कर करता है। बेचारे का स्पीड देखिए कितना हो रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। देखो बड़े इंसानों का जमाना ही नहीं रहा। ये देखो ये आगे से टक्कर कर रहा है, ये 10G है और ये 1G है, और ये हालत हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड आ रहा है। ये कौन सा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन, प्रत्याश टक्कर। कैसे हो रहा है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे इसका विजुअल इफेक्ट हम ले सकते हैं? यस, हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा अगली स्लाइड में। ये आपका इस प्रकार का जो कोलिजन है पूर्णतः प्रत्याश टक्कर की बात करूंगा, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यानी मोमेंटम P और काइनेटिक एनर्जी K दोनों के दोनों कंजर्व रहेंगे। इसी के बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, जहां पे अपन इसकी कहानी समझना चाहते हैं। मैं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पहले बता चुका हूं,
कि मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों रहता है। याद दिला दो एक बार थोड़ा सा बेटा, जब ये कोलिजन होता है तो उस टाइम जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन है, इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो आपका इंटरनल जो इंपल्सिव फोर्स है, आंतरिक जो आवेगीय बल होते हैं, टक्कर के दौरान जो बल लगता है, वो बल उनके कंपैरिजन में कई गुना बड़ा होता है, इसलिए उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और जो आपके इंपल्सिव फोर्स होते हैं, आवेगीय बल होते हैं, वो इंटरनल होते हैं इन ऑब्जेक्ट के, और इसी वजह से मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि वो आंतरिक बल है, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं माना जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे रहेगा उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं आपको। तो आप एक बार ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, जिसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। आफ्टर कोलिजन मास m1 है लेकिन वेलोसिटी v1 हो गया है, आफ्टर कोलिजन मास m2 है लेकिन वेलोसिटी v2 हो गया है। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होना चाहिए बराबर, बात खत्म, इतना सा लॉजिक है। अब इसका मोमेंटम अगर आप लिखना चाहते हो तो m1 u1, इसका कोलिजन मोमेंटम लिखना चाहो तो m2 u2, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम m1 और ये आपका v1, और ये हो जाएगा आपका m2 और ये हो जाएगा आपका v2। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी बच्चे को मोमेंटम को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था। ये मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ये आप तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से क्लियर है सर? क्या बात है, क्लियर है सर? शाबाश। मैंने यहाँ पे मास कॉमन ले लिया है m1, इसको इधर लेके आया m1 v1, m1 कॉमन ले लिया तो u1 माइनस v1, और इसको उधर ले गया तो ये m2 कॉमन लिया तो v2 माइनस का u2। मेरे हिसाब से इक्वेशन 2 जो मैंने बनाया है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी इस इक्वेशन 2 का अभी यूज करने वाला हूं, जो आपके आंखों में स्कैन हो जाना चाहिए फटाफट। एग्री? राइट। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m2 v2, m1 v2 m2 u2, u2 v2 में बदल गया है तो m2 v2 आपका आ जाएगा। अब इसको मतलब पक्षांतरित करना है, और इसमें से कॉमन ले लेना है m1, इसमें से कॉमन ले लेना है m2, और इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है, जो इस प्रकार के कोलिजन के लिए अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। अब बात करते हैं नंबर 2। बेटा ये कोलिजन कौन सा है? ये कोलिजन कौन सा है? कोलिजन कौन सा है सर? प्रत्यास्थ टक्कर है। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा? 100% रहेगा सर, प्रत्यास्थ टक्कर है, गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहेगा। हाँ सर। चलिए, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फिर से बैक लेके आऊं, आपको यहां पे लेके आऊं, फिर से यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले को इधर लिख देता हूं, ठीक है, या मैं इस फॉर्मूले को एक बार नीचे लिख देता हूं यहां पे, 1 सेकंड, देखिए 1 सेकंड। ओके, अगर मैं इसमें से इसको कॉमन लेके लिख देता हूं बेटा m1, और इसमें इधर बेटा क्या बच गया आपका u1, और उधर से क्या आएगा v1, तो ये v1 आपका इधर बराबर, इधर क्या कॉमन ले रहा हूं मैं m2, इधर क्या था बेटा v2, और ये m2 उधर आके u2 किसका हो जाएगा? माइनस का u2। ये आपका समीकरण नंबर 2 था। यहीं पे मैं चाहता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख दूं। इसका मतलब सर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम यहीं पे लिख सकते हैं। बिल्कुल हम यहीं पे लिख सकते हैं। देखिए जरा इसको ध्यान से, जिसके कॉन्सेप्ट की अपन बात कर रहे हैं। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 सर जी m1, और इसका वेग क्या है सर u1, प्लस 1/2 m2, और उसका वेग क्या है सर जी u2, बराबर आफ्टर कोलिजन सर जी 1/2 m1 और v1 स्क्वायर, दूसरे का 1/2 m2 v2 स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट काइनेटिक एनर्जी को लेकर? किसी बच्चे को कोई डाउट? कंजर्व रहेगा सर? यस, बहुत बढ़िया। 1/2 कॉमन आके काट दिया। बताओ ये इक्वेशन जो मैं बनाने जा रहा हूं कॉमन लेने के बाद में मैं इसको उसके साथ कंपेयर करूंगा, इसलिए मैं उस इक्वेशन को यहां पे लिखने जा रहा हूं। बेटा m1 u1 और m1 v1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर। एक बार गौर करना बेटा इन दोनों फॉर्मूले की, क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को? इसको इधर लाके m1 कॉमन ले लेंगे इसकी तरह, तो मैंने इधर इसको लेके आया और m1 कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया बेटा u1 स्क्वायर, और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये v1 स्क्वायर माइनस का बराबर, इधर क्या था सर जी m2, और इधर क्या है सर जी v2 स्क्वायर। ये u2 उधर जाके किसका हो जाएगा सर जी माइनस का,
ये आपका समीकरण नंबर मान लो मैंने 4 दिया है। आगे मैं आपको डेरिवेशन में दिखा दूंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो अपनी कहानी पूरी क्लियर है। समीकरण नंबर 2 आपको दिख रहा है, समीकरण नंबर 4 आपको दिख रहा है। 4 में 2 का भाग लगाओ, m1 से m1 कटेगा, ये बट्टे में ये आ जाएगा। ठीक है, m2 से m2 कटेगा, इसके बट्टे में ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पूरी की पूरी कहानी मैं आपको यहां पे डील करके बता दूंगा। ये आपका पहला इक्वेशन समीकरण नंबर 2, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, कॉमन लिया समीकरण नंबर 4 आ गया आपका। अब यहां पे समीकरण नंबर 4 इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करने पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। जब इसमें अपन भाग लगाएंगे m1 u1 माइनस v2 v1 का, तो m1 से m1 कट जाएगा और ये a प्लस b, a माइनस b, माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। a प्लस b, a माइनस b, माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। अगर इस स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं इसको पूरा सोल्व करवा सकता हूं। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा? ओके, यहां से बताइए कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई डाउट किसी बच्चे का? क्लियर है? गलत हो गया है क्या बेटा? कहां गलत हो गया है? 1/2 u1 माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 v2। ओहो, यहां पे ओके ओके ओके, यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं आएगा सर, आई थिंक यही मिस्टेक होगा शायद मेरे हिसाब से। ओके, यस, ओके, चलिए थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं। तो अभी मुझे बताइए यहां पे कोई डाउट है किसी बच्चे का? नहीं, ये लो भाग लगा दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जिसकी बात हम कर रहे थे। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब इसको आप u1 इधर है, u2 इधर आके माइनस का, v2 इधर है, v1 उधर आके माइनस का, और ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ये क्या है? बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी। तो भैया इसी के अनुपात से मैं आपको यहां पे लेके आ रहा हूं पिंडों के पास आने का अपेक्षिक वेग, पिंडों के दूर जाने का अपेक्षिक वेग। और इसी कहानी में मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे पिंडों के पास आने का अपेक्षिक वेग, पिंडों के दूर जाने का अपेक्षिक वेग, और इसी से हमने ये कहानी बना दी है जिसकी मैं बात बहुत पहले कर रहा था। मैंने कहा था मैं इसी के लिए जाऊंगा और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस, देखिए यहां पे दूर जाने का अपेक्षिक वेग बटा पास आने का अपेक्षिक वेग का अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक ही कहलाता है। सर जी ये फॉर्मूला, ओहो ये फॉर्मूला अगर इसमें इसका भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ई। कैसे? दूर जाने का अपेक्षिक वेग, दूर जाने का v1 माइनस v2, दूर जाने का अपेक्षिक वेग, ये देखिए v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2, दूर जाने का अपेक्षिक वेग बटा पास आने का अपेक्षिक वेग का अनुपात आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। ये डेफिनेशन बहुत पीछे से मैं करके आ रहा था सॉल्व, तभी मैंने कहा था कि अभी मूवी आगे बाकी है। वो मूवी यही थी, ट्रेलर हमने पीछे देख लिया है। सर काम की चीज क्या है बेटा? 100 बातों की एक ही बात है। आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल में काम में आएगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे, आएगा। लेकिन बेटा ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमें याद रख लेना है। ये फॉर्मूला बहुत ही हमारे काम में आने वाला है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा आप, बहुत काम की चीज है। ठीक है, आगे चले। यस, अब आगे चलते हैं। अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं अलग अलग। उसी वैल्यू को अलग अलग डिफाइन करते हैं। इनलास्टिक, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका नंबर 1 मान लीजिए। क्या पॉइंट है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए याद करवाया था मैंने। प्रत्यास्थ के लिए 1 इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन 0 to 1, 0 रेख के बीच में, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में 0। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वेग का अंतर आता ही नहीं है, वेग बराबर होता है, इसलिए अंतर 0 हो जाता है। मैं बात करूंगा अभी आगे। पहले इसकी बात बताओ, ई का वैल्यू 1 कैसे आया जरा आप समझिए। यही तो फॉर्मूला था, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर पास आने का वेग दूर जाने के वेग के बराबर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? दोनों का अनुपात बराबर था,
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक का वैल्यू इस फॉर्मूले में ये पूरा कैंसिल हो गया तो बराबर में कितना आ गया, एक आ गया। ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर प्रत्याश टक्कर है तो उसके लिए क्लियर है बेटा यहां से? ओके यस। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा। पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर में E बराबर 0। सर ऐसा कैसे हो गया बेटा? आफ्टर कोलिजन दूर जाने का अपेक्षित वेग, पास आने का अपेक्षित वेग, दूर गए ही नहीं, वो तो चिपक गए। तो बताओ v2 माइनस u1 का अंतर कितना आ रहा है? 0। सर अंतर 0 कैसे आएगा? अरे भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेग u1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका वेग u2 है, ये इधर जा रहा है और यहाँ पे आपका कोलिजन हो गया है और अब दोनों चिपक के आगे जा रहे हैं। तो दोनों का वेग आपका v1 और v2 तो एक ही है ना, बराबर है। तो अब इनका अंतर कितना आएगा भैया? 0। चिपक गए ना, स्टिक कर गए, तो अंतर कितना आएगा? 0। इसीलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 0 आ जाएगा, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। साइज समझ में आया होगा बेटा? ओके चलो आगे बात करते हैं। यस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ ये है कि दोनों पिंड संयुक्त होकर समान वेग से गति करेंगे। और अगर लास्ट में मैं बात करूं तीसरे पॉइंट पे, अप्रत्याश संघट के लिए, इनलास्टिक कोलिजन के लिए, जिसका वैल्यू E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, जो मैं आपको बहुत पहले ही याद करवा दिया हूं। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है। बताइए यहां तक सभी बच्चों का डाउट क्लियर है बेटा? यहां तक सभी बच्चों का डाउट क्लियर है? ओके जल्दी बताइए बेटा, यहां तक सभी बच्चों का डाउट क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, नमस्ते, जय हिंद। ओके जी बेटा खुश रहो। यस क्लियर है डाउट यहां तक? ओके चलो अब इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं। यस सर शाबाश। ओके अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन, और इन स्पेशल कंडीशन को देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। अभी रुको मैं समझाता हूं। इसकी जो स्पेशल कंडीशन मैं वही बताऊंगा, मैं पूरा डील कर रहा हूं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकलेगा मैं उसकी बात करूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना, सब्र रखना, क्या होने जा रहा है। कुछ स्पेशल कंडीशंस है, यानी कुछ विशेष स्थितियां, प्रत्याश संघट है, स्पेशल केसेज ऑफ हेड और कोलिजन, मतलब आके सीधा टक्कर करना, प्रत्यक्ष टक्कर करना, उसी की बात हो रही है। तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है अगर प्रक्षेप्य और लक्ष्य समान द्रव्यमान का हो। पहला इधर से गोला आ रहा है, उसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा गोला इधर है, उसका द्रव्यमान m2 है, द्रव्यमान बराबर है, यानी अगर मास बराबर हो। ये कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन की बात अपन यहां पे करने जा रहे हैं। अब यहां पे दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट स्पेयर का वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन सेकंड स्पेयर का वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है आपका v1 और वो वेलोसिटी है आपका v2। अब यहां पे पंगा ये फंस जाता है कि क्या हमें ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत है? भाई देखो बहुत ज्यादा अगर लेंदी पेपर बनाने एग्जामिनर जाएगा कि बच्चा कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं, तो भाई ये फॉर्मूले आपके काम में आ जाएंगे। ये डेरिवेशन पार्ट है, मैंने डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन अब तक तो यहां से कोई सवाल बना नहीं है। इसकी जो कंडीशन है उसके सवाल बनते हैं, जिसकी बात मैं भी करने वाला हूं। रुकिए, ये v1 और v2 है। अगर हमारी कंडीशन की अपन बात करें तो मास m1 और m2 है, इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया, इसको पुट किया, तो क्या हुआ? जब m1 और m2 को यहां पे इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो पता हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा ये वाला, ये रिजल्ट मिलेगा हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या पहले वाले पिंड का वेग दूसरे पिंड को, दूसरे वाले पिंड का वेग पहले वाले पिंड को आफ्टर कोलिजन। यानी समझ लो, इतना सा समझ लो आप। अगर मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां पे इसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, वो लॉजिक जो है आपका, 1 सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, कुछ दिक्कत हुआ है। ओके यस, यहां पे देखिए एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। वो क्या है कि यहां पे मान लीजिए आपका जो लॉजिक है उसकी अगर अपन यहां पे बात करते हैं, ये पहला कोलिजन है आपका, जिसका मैंने मास मान लीजिए आपका m1 है और इसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरा कोलिजन है, इसका मास है बेटा m2 और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो मास m1 और आपका m2 है, इनका मास बराबर है,
अगर इनके बीच में कोलिजन होता है, अगर इनके बीच में टक्कर होता है, उस दौरान आफ्टर, और वो भी कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, तो उसके बाद में आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद में इसका वेग इसको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और इसका वेग उसको मिल जाएगा यानी 5 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो आपका u1 है और ये आपका u2 है, u1 और u2 में क्या हो रहा है, ये जो आपका v1 होगा वो किसके बराबर होगा, u1 के बराबर होगा, और ये जो आपका v2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो u2 के बराबर होगा, उलट जाएगा, आपका v1 होगा वो आपका u2 और जो v2 होगा वो u1, वो आपका u1 होगा, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा दोनों के दोनों। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जहां से हमारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है। यस, देखिए अपन यहां पे बात करें तो ये लॉजिक आपका जिसके बारे में हमने बात किया, ये कंडीशन आ गई, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, वेग आपका बदल जाता है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वेग एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन नोट करना अपने नोट्स में, ये आप फॉर्मूला लिखो तो दिक्को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात नोट करना, समान द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उनके वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उनके वेग बदल जाते हैं, ये बात नोट करनी है। एग्जांपल मैंने यहां पर भी दिया है, बिलियर्ड्स की दो गेंदों के मध्य टक्कर, बिलियर्ड्स की दोनों गेंदों का मास बराबर होता है जो भी जितनी वहां पे रखी होती है, और ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। उस कंडीशन में 10 kg 50 मीटर पर सेकंड, 10 kg 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन 10 kg वाले का वेग 20 इधर आ गया और 50 उधर चला गया। ये एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, क्लियर है बेटा। अब एक और सवाल आपको मैं क्लियर करने वाला हूं जो भी बहुत ज्यादा मिलेगा बुक्स में, वो क्या है, उसके लिए मैं पहले आपको एक बार समझाऊंगा। समझिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, ये यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, इसका वेलोसिटी आपका u2 0 है और इसका वेलोसिटी है u1 है, वो आपका 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यस, ये रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ये आपका इसका मास बेटा m1 है और इसका मास m2 है, लेकिन मैं बता दूं m1 और m2 बराबर होने चाहिए। तो यहां पे पहले वाला पिंड यानी m1 वाला जो पिंड है उसका वेलोसिटी यानी ये कह सकता हूं मैं v1, ये बेटा v1 है, v1 कितना हो जाएगा 0, लेकिन जो दूसरा पिंड है आपका m2 उसका वेलोसिटी पहले वाले का वेग मिल जाएगा यानी v2 जो पहले पिंड का था 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये यानी जो पहला पिंड मोशन में था जब दूसरे वाले रेस्ट वाले पिंड से टक्कर करेगा तो पहला पिंड रेस्ट में आ जाएगा m1 और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आगे की ओर मोशन करेगा, आगे की ओर गति करेगा। यही चीज मैंने यहां पे समझाई है, ये अलग से बॉक्स में डाला है ना, वो कहानी यही है, समझ लो। उपस्थिति यानी सेकंड कंडीशन, अगर u2 बराबर 0 हो, अगर दूसरा पिंड रेस्ट में हो, लक्ष्य विराम में हो, तो क्या होगा, यानी पहले वाला जो पिंड है वो रेस्ट में और जो रेस्ट में था वो मोशन में, सेम वेलोसिटी के साथ v2 बराबर u1, पहले वाले पिंड की वेलोसिटी के साथ मोशन में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको परसों के दिन, यानी कल इसके कॉन्सेप्ट और होंगे, परसों जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये एक एक सवाल एज इट इज फर्राटेदार ये चुटकियों में सॉल्व होंगे, नैनो सेकंड में, लेकिन कॉन्सेप्ट आज अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है। आज की क्लास आई होप आपको काफी सारा एंजॉय करने को मिला होगा, जबरदस्त जबरदस्त कोलिजन के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेशन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं लगाए, 544 बच्चों ने केवल प्रेजेंट लगाया है, अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं लाइक बटन पे जिन्होंने प्रेजेंट नहीं लगाया, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।